मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आपको मैं पिछले क्लास में आपको अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से बताए थे, आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। आज की क्लास में सीखने वाले हैं उत्तल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? उत्तल दर्पण में। आपको पिछले क्लास में अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए बताए थे। दर्पण सूत्र आपका क्या होता है? तो 1/v + 1/u = 1/f होता है। आज की क्लास में उत्तल दर्पण में हम दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से सिखाने वाले हैं। आपको सिद्ध होगा आपसे, क्या आपसे सिद्ध होने वाला है उत्तल दर्पण में आपका दर्पण सूत्र। और आपको अवतल दर्पण में आप दर्पण सूत्र सिद्ध करना सीख गए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो उत्तल दर्पण में कोई भी दम नहीं है, सेम बाय सेम वैसा ही है। ठीक है, तो आपको पहला समझ में आ गया अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में भी आप भी दर्पण सूत्र को सिद्ध कर पाइएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको समझ में आया होगा अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र किस तरह से सिद्ध किया जाता है, तब तो आपको अवतल दर्पण में आ गया अच्छा तरीका से सिद्ध करने हैं। तो उत्तल दर्पण में कोई भी दम नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए आपको बेहतर ढंग से बताएंगे। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, एकदम क्लास को सीधा तरीके से पूरे से शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा क्लास को। ठीक है, तो दर्पण सूत्र आपको सिद्ध करने के लिए उत्तल दर्पण में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण का फिगर कैसा होता है वो आपको बनाना आना चाहिए। तो आइए बनाते हैं। तो उत्तल दर्पण का फिगर इस टाइप से होता है। ये आपको क्या होता है? मुख अक्ष। ठीक है, क्या होता है? आपका मुख अक्ष होता है। इसको अंदर की तरह आपको क्या होता है? पेंट किया होता है, रजित किया होता है। ठीक है, इसको मान लीजिए एम डैश, इसको मान लीजिए एम, इसको एम डैश, इसको एम मान लिए। ठीक है, क्या चीज माने? एम और एम डैश आप मान लिए दर्पण को एम और एम डैश आप मान लिए। ठीक है, आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। क्या मान लिए? एम और एम डैश आपको हम मान लिए क्या चीज को? दर्पण को। थोड़ा इधर लाइए, इसको अच्छा से बनाइए। क्या मान लिए? दर्पण को एम और एम डैश बना लिए। ठीक है, आपको मान लिए आपका ये होता है जो आपको क्या होता है? फोकस होता है। क्या होता है? फोकस। ये आपका होता है जो, ये आपका होगा वक्रता केंद्र, ये आपका वक्रता केंद्र, और ये आपका होता है पोल। ठीक है, यहाँ पर आपका वस्तु जब भी रखा जाता है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, तो आपको वस्तु हमेशा जो होता है निगेटिव होता है। तो आपको हमेशा वस्तु को किस साइड रखा जाता है? तो बाएं साइड रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? बाएं साइड रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? बाएं साइड रखा जाता है। ठीक है, कहाँ रखा जाता है वस्तु? बाएं साइड। तो वस्तु से कितनी किरणें निकलते हैं आपको बिल्कुल भली भांति पता होगा। तो हम जब एक किरण को ले जाएंगे दर्पण के सामने, तो टकरा के इस तरह से क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। ठीक है, हम इसको कल्पना करेंगे कि ये इस तरह से होकर गुजरी है। क्या हुआ? इस तरह से होकर गुजरा है। यहाँ पर मान लीजिए फोकस। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आप वक्रता केंद्र। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। आपको एक किरण लेना है सी के दिशा में। तो सी के दिशा में अगर कोई किरण सी के दिशा से होकर जाती है, होकर गुजरती है, तो कौन सा दिशा में वापस हो जाती है? तो सी के दिशा में ही हो जाती है वापस। मतलब सी से आया, सी से ही वापस हो जाएगा। तो ये कहाँ से वापस होगा? सी से होगा। अगर कोई किरण दर्पण पर सी के दिशा में होकर दर्पण पर पड़ने के बाद परिवर्तन के बाद वो कहाँ से होकर जाएगी? तो सी के दिशा से ही होकर जाएगी, मतलब सी से ही होकर चला जाएगी थी। तो हम कल्पना करेंगे कि ये कहाँ से होकर गुजरा है? तो ये होकर गुजरा है आपका वक्रता केंद्र से। कहाँ से होकर गुजरा? वक्रता केंद्र से। कहाँ से होकर गुजरा? वक्रता केंद्र से हम ये कल्पना करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आपको समझ में आ रहा होगा, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई किरण को हम सी के दिशा में लाते हैं तो वापस भी सी के दिशा में जाता है। ठीक है, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र के से होकर परिवर्तन के बाद परिवर्तन
दर्पण पर पड़ती है तो परिवर्तन के बाद वह सी से ही होकर वापस चली जाती है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण का फिगर आपको बनाना आना चाहिए इस तरह से। आप मान लीजिए इसको वस्तु को ए बी मान लीजिए, ठीक है। आपको प्रतिबिंब कहाँ बना, तो यहाँ पर बना। कैसा प्रतिबिंब बना जी, तो आप जानते होंगे भली भांति उत्तल दर्पण में आपका कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण आपका एक ही प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश। बताइए कि प्रतिबिंब यहाँ पर सीधा बना है या उल्टा, तो सीधा बना है क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो आपको ये फिगर हो गया, आपको फिगर आना चाहिए बनाने के लिए बेहतर ढंग से, ठीक है। इसको एन मान लीजिए। तो आपको फिगर इस तरह से बनाना आना चाहिए। बिना फिगर को आप से नहीं बन पाएगा, बिना फिगर को आपको नहीं बन पाएगा। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। अगर जब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा बेसिक, तब तक आपसे ये सिद्ध होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पर आपको हम कमांड बनाते हैं। तो बताइए, तो आप इसको अगर आप अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए आप सीख गए हैं, तो बताइएगा पी से एफ की दूरी को क्या कहते हैं, पी से एफ की दूरी को क्या कहते हैं, तो पी से एफ की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, फोकस दूरी कहते हैं, जिसको छोटी एफ से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। अब बताइए पी से सी के दूरी को क्या कहते हैं, पी से सी के दूरी को क्या कहते हैं, तो पी से सी के दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या से सूचित करते हैं, तो बड़ा आर से, बड़ी आर से। अब बताइए पी से या अब बताइए पी से बी की दूरी क्या होगा, पी से बी के दूरी को क्या कहते हैं, पी से बी की दूरी को क्या कहते हैं, तो वहाँ पर क्या है आपको वस्तु, तो वस्तु को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी कहते हैं। तो वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, तो यू से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। अब बताइए तो पी से बी डैश की दूरी को क्या कहते हैं, पी से बी डैश की दूरी को क्या कहते हैं, पी से बी डैश की दूरी को कहते हैं। तो ये आपको प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी को क्या से सूचित करते हैं, बताइए जल्दी कमेंट में जरूर जल्दी आंसर दीजिए। तो जरा प्रतिबिंब की दूरी को किससे सूचित करते हैं, तो भी से सूचित करते हैं। तो ये आपको क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पी से एफ की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी कहते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। पी से सी की दूरी को क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर्क से डिनोट करते हैं। पी से बी की दूरी को क्या कहते हैं, तो वस्तु की दूरी, जिससे यू से डिनोट करते हैं। पी से बी डैश की दूरी को क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी, जिसे भी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। अब बताइएगा कि उत्तल दर्पण में आपको क्या कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक प्रतिबिंब बना, ठीक है। तो अब बताइए कि एफ क्या होगा, एफ का मान क्या होगा, प्लस या माइनस। तो आपको चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा कि जो आपका ये साइड, जो आपका दाहिने साइड का दूरी होता है, ये क्या होता है, प्लस होता है। जो आपको बाएं साइड का दूरी होता है, जो क्या होता है, माइनस होता है। जो आपका नीचे का दूरी होता है, वो क्या होता है, माइनस होता है। जो आपका ऊपर का दूरी होता है, जो आपको ऊपर का दूरी होता है, ये क्या होता है आपका, तो प्लस होता है। ये आपको पता होगा, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो बताइए आपका एफ क्या होगा, उत्तल दर्पण में आपका एफ किधर है, बताइए तो जरा। तो ये साइड है, मतलब मुख अक्ष नहीं, सॉरी, ध्रुव के ये साइड जो आपका दूरी होता है, दाहिने साइड वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपका फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। अब बताइए आर आपका क्या होगा, आर आपका क्या होगा, आर नहीं यहाँ पर रखिए, आप बताइए यू क्या होगा। आर की जगह तो हम तो 2f रख सकते हैं, ये आपको पता होगा। तो यू क्या होगा, तो यू आपका मान क्या होगा, निगेटिव होगा। आपका अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, हमेशा वस्तु यू आपका हमेशा निगेटिव होगा, ये आपको पता होना चाहिए। बताइए भी प्रतिबिंब की दूरी को कैसे सूचित करते हैं, भी से। भी आपका क्या होगा, प्लस या माइनस, तो प्लस होगा। कहाँ प्रतिबिंब बनना है, देखिए तो ये साइड को, जो आपका दाहिने साइड का जो दूरी होता है, उससे जो आपका पॉजिटिव होता है, निगेटिव तो पॉजिटिव होता है। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये साइड। तो आपका ये साइड की दूरी कहते हैं पॉजिटिव, तो आपका भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपका भी पॉजिटिव होगा। खाली मात्र आपका उत्तल दर्पण में
निगेटिव कौन होता है, तो आपका वस्तु निगेटिव होता है। लेकिन अवतल दर्पण में आपका तीनों निगेटिव होता है, ये आपको पता होगा, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। इतना अगर आपको पास नॉलेज है, इतना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है आपको, तो आप बिल्कुल बच्चे की तरह इसको खेल है सिद्ध करने का, बिल्कुल बेहतर ढंग से आप सिद्ध कर पाइएगा उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा, ये हमें उम्मीद और विश्वास है। ठीक है, अब आपको आगे समझना होगा कैसे आपको इसको सिद्ध करना है उत्तल दर्पण में आपको दर्पण सूत्र को। तब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आपको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको मानना होगा, क्या मानना होगा, तो माना लिखना होगा, माना एम और एम डैश एक उत्तल दर्पण है। क्या है, एक आपका उत्तल दर्पण है। क्या है, आपका उत्तल दर्पण है। एम और एम डैश को आप क्या माने, उत्तल दर्पण है, आपका उत्तल दर्पण है। बिल्कुल फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसका लिखना है, जिसके सामने ए बी एक, जिसके सामने ए बी एक क्या रखा गया जी, तो वस्तु रखी गई है, वस्तु रखी गई है। ए बी काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश का बन रहा है। प्रतिबिंब क्या हो रहा, बन रहा है। तो ये आपको लिखना है, बिल्कुल आपको फिगर में स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा 100% कि आपका एम और एम डैश क्या है, आपका एक उत्तल दर्पण है, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जिसके सामने ए बी एक वस्तु रखी गई है। क्या रखा गया, एक वस्तु रखा गया है। ए बी का कैसा प्रतिबिंब बन रहा है जी, वस्तु का, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। उत्तल दर्पण में आपका काल्पनिक प्रतिबिंब, एक ही उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कौन क्या बन रहा है, तो ए डैश और बी डैश बन रहा है। ये आपको फिगर में लिखा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसको ही हम लिखे हैं। ठीक है, तो आपको सिद्ध क्या करना था, तो लिखना है हमें सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध आपको जी, 1/v + 1/u बराबर 1/f आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपको आप यहाँ समझना होगा, यहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान से समझना होगा। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पर त्रिभुज कितना बन रहा है, तो यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है बहुत सारा, लेकिन हमको लेना है 4 त्रिभुज। ये पहला त्रिभुज आपको बन रहा है, ये क्या बन रहा है, आपका पहला त्रिभुज है, पहला त्रिभुज है। ये आपका क्या, दूसरा त्रिभुज है, ये आपका तीसरा त्रिभुज है, ये सबका चौथा त्रिभुज है, मतलब 4 त्रिभुज है। आपको 4 त्रिभुज को आपको क्या करना है, उपयोग करना है आपको उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को प्रयोग सिद्ध करने के लिए। क्या करने के लिए, आपको चारों त्रिभुज का आप उपयोग करना है ये उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना त्रिभुज है, 4 त्रिभुज। आपको 4 त्रिभुज को लेना है, बहुत सारा यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, लेकिन हमें 4 त्रिभुज का उपयोग करना है। तो आपको देखिए, तो यहाँ पर ये लंब के साथ कितना का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री की। यहाँ पर देखिए तो लंब के साथ कितना का डिग्री बना रहा है, तो लंब में अच्छा 90 डिग्री का। आपका जो आपका पहला त्रिभुज है उसका सी यही है, और जो आपका दूसरा त्रिभुज है उसका भी सी यही है, मतलब दो कोण बराबर है, भुजा नहीं, 2 कोण बराबर है। तो आपका कौन सा त्रिभुज होगा, समरूप त्रिभुज। तो आपको यहाँ से आगे आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए बी ए डैश और त्रिभुज ए डैश और बी डैश और सी के। ठीक है, क्या है, आपका समरूप है ये त्रिभुज इस त्रिभुज का। तो आपको बताए थे कि समरूप त्रिभुज जो आपका होता है, जो समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो अगर आप इसको लंब लीजिएगा, ये पहला त्रिभुज का, तो दूसरा त्रिभुज का भी क्या लेना होगा, लंब लेना होगा। तो लीजिए ए बी आपका लंब है पहला त्रिभुज का, दूसरा त्रिभुज का लंब क्या, ए डैश और बी डैश है, बराबर। अगर आप पहला त्रिभुज का आधार लेते हैं तो दूसरा त्रिभुज का भी आपको आधार लेना होगा। तो आधार लीजिए, तो बी पी क्या आपका है, बी पी है, या आप इसको लिख सकते हैं बी पी भी लिख सकते हैं,
बी पी है, इसको पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको आधार ये हो गया बी पी। फिर आपको यहाँ से आधार लेना इस त्रिभुज का, तो यहाँ से आपका आधार क्या होगा बी डैश और क्या होगा आपका सी होगा, बी डैश और सी होगा इसका आधार इस त्रिभुज का, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको मान लीजिए समीकरण 1।